वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान को बहुत से चैलेंजेस और तबाही का सामना करना पड़ा। जंग में शिकस्त ने मुल्क को अफरा तफरी की हालत में छोड़ दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज और शहरों की बड़े पैमाने पर तबाही हुई। जापानीज इकोनॉमी तबाह हाल थी। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया था और प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्लांट्स और मशीनरी का ज़्यादातर हिस्सा जंगी कोशिशों के लिए ख़त्म कर दिया गया था। इन सब मसाइल में से एक सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट था। जापान में मिलिट्री फोर्स पर बैन लगा दिया गया था, जिसकी वजह से 13.1 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, जिनमें से बहुत से जापान वापस आने पर मजबूर हुए। इस बड़ी तबाही के बावजूद जापान जल्द ही 1968 में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। लेकिन कैसे? यूएसए की मदद से, जिसका जिक्र एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट इज़रा वोगल अपने बुक में कुछ इस तरह करती हैं। The seeds of Japan's economic miracle were sown during the US occupation. American aid, technological transfers, and a focus on export-oriented industries laid the foundation for Japan's remarkable post-war growth. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए ने अपने एलाइज के साथ मिलकर जापान को रिकवर करने के लिए उस पर कब्जा किया था। इन एलाइड पावर्स के लीडर्स के मेन कंसर्न्स ये थे कि जापान को डिसआर्म कैसे करना है, कोरिया और ताइवान जो कि उस वक्त जापान की कॉलोनीज थी उनको डील कैसे करना है, जापानीज इकोनॉमी को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किस तरह करना है, और सबसे अहम ये कि जापान को दोबारा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री बनाने से कैसे रोकना है। 2 सितंबर 1945 को जापान ऑफिशियली सरेंडर करता है और उसी के कुछ दिन बाद जनरल डगलस मैकार्थर को सुप्रीम कमांड ऑफ एलाइड पावर्स का चार्ज देकर जापान को रीबिल्ड करने का सफ़र शुरू किया जाता है। उन्होंने जापानीज आर्मी को ख़त्म कर दिया और पिछले मिलिट्री ऑफिसर्स पर नई गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लीडरशिप लेने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की ताकि फील्ड में काम करने वाले फार्मर्स को लैंड ऑनर्स के मुकाबले में ज़्यादा फ़ायदा दिया जा सके। इसकी एक और वजह ये भी थी कि जो ताकतवर लैंड ऑनर्स थे उन्होंने ही 1930s में जापानीज एक्सपेंशन को सपोर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने ही वर्ल्ड वॉर 2 में भी हिस्सा लिया। इसलिए इन लैंड रिफॉर्म्स का एक पर्पस उनको सज़ा देने का भी था। इसी तरह उन्होंने ज़ेबेत्सु के कॉन्सेप्ट को भी जापान में ख़त्म कर दिया, जिसमें लार्ज बिजनेसेस सिर्फ कुछ ही फैमिलीज रन कर रही थी, जिसके बाद जापानीज इकोनॉमी को एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। 1947 में एलाइड एडवाइजर्स ने जापानीज लीडर्स को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का हुक्म दिया। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन की मेन चेंजेस में ये शामिल था कि जापानीज एम्परर को सिर्फ एक शख्सियत का स्टेटस दिया जाएगा और सारा कंट्रोल जापानीज एम्परर से लेकर जापानीज पार्लियामेंट को दिया जाएगा। वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और वॉर करने का राइट जापान से ले लिया जाएगा, जिसके नतीजे में उन्होंने जापान की सारी आर्म्ड फोर्सेस को ख़त्म कर दिया। जापानीज इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए 1948 में जोसेफ डॉज ने डॉज प्लान इंट्रोड्यूस किया। इस प्लान का पर्पस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और करेंसी को स्टेबलाइज करना था। इसके बावजूद भी जापानीज इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि जापानीज इंडस्ट्रीज के पास वो रॉ मटेरियल ही नहीं था जिससे वो प्रोडक्ट्स बना सके। लेकिन ये प्रॉब्लम 1950s में शुरू हुई कोरियन वॉर ने ख़त्म कर दी। यूएन के कोरियन वॉर में इंटर होने के बाद जापान यूएन फोर्सेस के लिए एक सप्लाई हब बन गया। बहुत सी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, शिप बिल्डिंग, टेक्सटाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्शन बढ़ गई, जिससे जापान के एक्सपोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। इस तरह कोरियन वॉर ने जापानीज इकोनॉमी को ग्रो करने में एक अहम किरदार अदा किया। 1950s तक यूएसए ने भी रियलाइज़ कर लिया था कि अब असल थ्रेट जापान नहीं बल्कि बढ़ता हुआ कम्युनिज्म है। सुप्रीम कमांड ऑफ एलाइड पावर्स ने जापान के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूती से कायम किया और जंग और कब्जे दोनों को ख़त्म करने के लिए एक पीस ट्रीटी के बारे में सोचा। इस ट्रीटी को सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी भी कहा जाता है। 8 सितंबर 1951 को इस ट्रीटी पर दस्तखत किए गए और 28 अप्रैल 1952 पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया। इस ट्रीटी ने बाज़ाब्ता तौर पर जापान पर एलाइड पावर्स का कब्जा ख़त्म कर दिया और जापान की आज़ादी और जापान की जीडीपी में 1956 और 1973 के दरमियान हैरत अंगेज़ तौर पर 9.2% से इजाफा हुआ और 1973 में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस रिसेशन के बावजूद जापान 1989 तक 4.1% से ग्रो करता रहा। शिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कार्स की प्रोडक्शन की मदद से इकोनॉमिक मिरेकल ने इस छोटे से आइलैंड को तेज़ी से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया।
1987 तक जापान की पर कैपिटा जीडीपी यूएसए से भी ज़्यादा थी। इस अरसे के दौरान जापान की पॉपुलेशन 85.8 मिलियन से बढ़कर 123 मिलियन से ज़्यादा हो गई थी। रूरल एरियाज में रहने वालों की तादाद 50% से कम होकर 15% तक रह गई। इस बढ़ती हुई आबादी ने वर्क फोर्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया, क्योंकि उस वक्त ओल्ड पीपल की तादाद कम थी, इसलिए ज़्यादातर लोग वर्क फोर्स को ज्वाइन करने लगे। इनमें से भी ज़्यादातर टेक फील्ड में काम करने वाले लोगों की तादाद थी। जापान की इस कामयाबी में चीप रॉ मटेरियल, लो डिफेंस एक्सपेंडिचर और ओपन एक्सपोर्ट मार्केट्स ने बहुत मदद की। इसके अलावा जापान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने में बड़े बिजनेसेस, हाईली स्किल्ड वर्कर्स और बढ़ती हुई पर्सनल सेविंग्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की। जापान के लोग सख्त मेहनत करते थे और एक्स्ट्रा बोनस ना मिलने के बावजूद वो अपने मुल्क के लिए काम करने में फ़ख्र महसूस करते थे। जापान का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट था और उस ज़माने में ही जापान में एजुकेशन हासिल करने वालों की तादाद 95% तक हो चुकी थी, जो जापान को ग्रो करने में और ज़्यादा मदद दे रहे थे। 1970 तक जापानीज इंडस्ट्रीज ने कार, ट्रांजिस्टर्स और वीसीआर जैसी अमेरिकन इन्वेंशंस में बेहतरी लाई थी, ताकि वो इंतहाई आला मेयार की प्रोडक्शन तैयार कर सकें जो अमेरिकन बायर्स को आसानी से पसंद आ जाती थी। लेकिन इसकी वजह से अमेरिकन ट्रेड डेफिसिट $60 बिलियन तक पहुंच गया। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए 1985 में प्लाजा अकॉर्ड में ये डिसाइड किया गया कि डॉलर की वैल्यू को डिक्रीज़ किया जाए और जापानीज येन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जापान को इंपोर्ट्स चीप रेट्स में मिलें लेकिन एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएं। जापानीज येन तो स्ट्रॉन्ग हो गया और जापान को इंपोर्ट्स चीप रेट्स में मिलना शुरू हो गई। सारा रॉ मटेरियल भी जापानीज इंडस्ट्रीज को चीप रेट्स में मिलने लगा, जिसकी वजह से जापान में एक्सेसिव मनी सर्कुलेशन होने लगी और इस एक्सेसिव मनी सर्कुलेशन की वजह से जापान में इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ने लगा। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट की प्राइसेस भी पीक पर पहुंचने लगी, जिसे जापान एसेट प्राइस बबल भी कहा जाता है। और 1991 में ये एसेट प्राइस बबल बर्स्ट होता है और जापान को लॉस्ट डिकेड्स में धकेल देता है। चार्मर जॉनसन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जापान के लॉस्ट डिकेड्स में जाने की ये वजह बताई कि जापान का इकोनॉमिक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ था और अमेरिकन फ्री ट्रेड प्रिंसिपल्स उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे और इसी के फेलियर ने जापान को ग्रो करने से रोक दिया। इस एसेट बबल के बर्स्ट होने से जापान की बैंकिंग सेक्टर्स की तमाम वीकनेसेस बेनकाब हो गईं, जैसे कि बहुत सी बैंक्स को स्टॉक मार्केट्स के इन्वेस्टमेंट से कोई प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा था। इन बैंकिंग क्राइसिस ने लोगों का कॉन्फिडेंस भी ख़त्म कर दिया था और इन क्राइसिस का एक बड़ा मसला डिफ्लेशन था, जिसका मतलब ये है कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना तो छोड़ दिया था, बल्कि रोज़मर्रा की चीज़ें लेने से भी गुरेज करने लगे, इस उम्मीद में कि जब आगे जाके इकोनॉमी बेटर होगी और प्राइसेस कम हो जाएंगी तो फिर परचेज करेंगे। इस मसले ने मुल्क की इकोनॉमी को बढ़ने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया। बहुत सी जापानीज कंपनीज जो बहुत ज़्यादा कर्जा ले चुकी थी या जिनको मुसलसल इन्वेस्टमेंट का लॉस हो रहा था, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी, जिसे ज़ॉम्बिफिकेशन का नाम दिया गया। हैवी लॉस की वजह से ये कंपनीज कुछ भी इनोवेट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जापान की प्रोडक्शन भी रुक गई। जापानीज गवर्नमेंट मुसलसल इस लॉस डिकेड से निकलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस खो देने की वजह से जापान बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रो करने लगा। जापानीज गवर्नमेंट ने बहुत सी न्यू पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। इनमें सबसे पहले थी क्वांटिटेटिव ईजिंग, जो कि 1990s में शुरू की गई थी। इस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ने लार्ज अमाउंट्स की बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस की ताकि इकोनॉमी में दोबारा मनी सर्कुलेशन होने लगे और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ना शुरू हों। दूसरी, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट रेट पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत लोन्स का इंटरेस्ट रेट ज़ीरो कर दिया गया ताकि लोग आसानी से लोन ले सकें और इन्वेस्टमेंट्स कर सकें। जापानीज गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोग्राम्स की स्पेंडिंग में भी इजाफा किया, जिसका मकसद मुल्क में जॉब्स को क्रिएट करना था। 2000s के डिकेड में ग्लोबल डिमांड बढ़ने की वजह से जापानीज एक्सपोर्ट्स को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन जापान की ग्रोथ अब भी बहुत स्लो हो रही थी। जापानीज इकोनॉमी दोबारा उसी हायर रेट तक पहुंच ही नहीं पा रही थी जो उसने 1960s के बाद एक्सपीरियंस किए थे। लोग अपनी सेविंग्स को यूज़ करने में अब भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार थे और इन्हीं सब की वजह से जापान ने 2010 में अपने सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का स्टेटस भी खो दिया और चाइना 2010 में दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया।
जापान की इकोनॉमिक वर्थ उस वक्त 5.4 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जबकि चाइना की इकोनॉमिक वर्थ 5.8 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुकी थी। क्योंकि चाइना की एक्सपोर्ट्स दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और जापान के एक्सपोर्ट्स में कमी आती जा रही थी। इस सब के साथ जापान एक और बड़े मसले का भी शिकार है और वो है एजिंग पॉपुलेशन। जापान की एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिससे इनकी वर्क फोर्स में भी हर साल कमी होती है और इनकी प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है। इस वक्त जापान की 1/3 पॉपुलेशन 65 की एज से ऊपर है। वर्ल्ड वार 2 की तबाही के बाद जापान की ग्रोथ में इस यंग पॉपुलेशन ने बड़ा किरदार अदा किया था, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अब जापान के डिक्लाइन में भी एक किरदार इसी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का है। 2012 में जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे ने कुछ न्यू पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, जिन्हें एबेनॉमिक्स कहा जाता है। इनकी पॉलिसी से भी जापान को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ और ग्रोथ स्लो ही होती रही, जिसके नतीजे में फरवरी 2024 में जापान ने अपनी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का भी स्टेटस खो दिया, जिसके बाद जर्मनी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। 2023 में जापान की जीडीपी 4.2 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जबकि जर्मनी की जीडीपी 4.4 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई। इस रिसेंट डिक्लाइन की 2 रीजंस और भी हैं। पहली ये कि यूरो करेंसी जापानीज येन की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है और जापानीज येन और भी ज़्यादा वीक होता जा रहा है, और दूसरी वजह ये कि जर्मनी में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का रेट जापान के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, जिससे जर्मनी की इकोनॉमी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है और जापान अब भी अपने लॉस्ट डिकेड्स में से निकलने की कोशिश में है। जापान के इस इकोनॉमिक डिक्लाइन पर एक चीफ इकोनॉमिस्ट रिचर्ड कू कहते हैं कि जापान का असल मसला लैक ऑफ ग्रोथ नहीं, बल्कि मुसलसल गिरती हुई प्राइसेस हैं, जो कि एक अच्छी स्पेंडिंग और इन्फ्लेशन की पॉलिसी से बाहर हो सकती है। जापान वापस उस पहले वाली रफ्तार को पकड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अब ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बन चुका है, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ सेंट लुइस की रिसर्च के मुताबिक जापान की जीडीपी पहले हर 14 ईयर्स के बाद डबल हो जाती थी, लेकिन अब जापान को अपनी इकोनॉमी डबल करने में 80 ईयर्स का वक्त लगेगा।